वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है, इसके ये जो चैप्टर है इसके जो पिछले पार्ट्स है वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अब वो जाके देख सकते हैं। ये जो पार्ट है इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ कॉलोनियल वाले टॉपिक से। ठीक है, तो हमने जहाँ पे चैप्टर पिछली बार ही ख़त्म किया था पिछली वीडियो में, वो मैंने आपको बताया था कि इंडियन हिस्टोरियंस जो हैं वो मतलब कि हम जो फॉलो करते हैं वो है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, ये जो पीरियडाइजेशन है हम आज के टाइम में फॉलो कर रहे हैं। पर हमने देखा कि इंडिया में मॉडर्न जो टर्म है वो फिट नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि मॉडर्न जो है वो जिस पीरियड की इधर बात हो रही है उसमें क्या था कि इंडिया मॉडर्न नहीं था। ठीक है, बाकी ये जो बाकी कंट्रीज थी वेस्टर्न कंट्री वो मॉडर्न थी, एंड ये जो पीरियडाइजेशन है मॉडर्न लोग मतलब जो वेस्टर्न लोग थे उन्हीं से ली गई थी, इसलिए उनके हिसाब से तो वो चीज़ वो पीरियड जो था टाइम पीरियड जो था वो मॉडर्न था। पर इंडिया तब उस टाइम पे मॉडर्न नहीं थी क्योंकि तब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया पे। ठीक है, तो इंडियन लोग मॉडर्न नहीं थे। ठीक है, पर जो इंडियन हिस्टोरियंस है, बहुत से जो इंडियन हिस्टोरियंस है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो मॉडर्न टर्म है उसको हटा के क्या यूज़ करते हैं, वो कॉलोनियल टर्म यूज़ करते हैं। अब ये कॉलोनियल का मतलब क्या है? ठीक है, क्यों कॉलोनियल लगाते हैं और कॉलोनियल का मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉलोनियल। ठीक है, इस बुक में आप ये पढ़ोगे द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर दी कंट्री, यानी कि आप इस बुक में क्या पढ़ोगे, आप इस बुक में पढ़ोगे कि ब्रिटिश जो है किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर घुसे। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपना राज पूरी इंडिया पे किया, किस तरीके से उन्होंने जो लोकल यानी कि जो छोटे मोटे नवाब और जो राजा थे उनको कैसे हराया और उनकी जगहों पे कैसे कब्जा किया। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि आप इसमें भी पढ़ोगे कि कैसे उन्होंने अपना कंट्रोल हक जमा लिया हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, यानी कि पैसे के ऊपर, और सोसाइटी के ऊपर यानी कि लोगों के ऊपर। ठीक है, कलेक्टेड रेवेन्यू, वो लोग उनसे टैक्स रेवेन्यू पैसे लेते थे टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसिव, यानी कि अब वो हमारी कंट्री में आए हैं। ठीक है, उनको भी अपना खाना पानी, सोल्जर्स को खाना पानी देना वगैरह वगैरह चीज़ें, उनको पैसे तो चाहिए होंगे, तो क्या करते थे कि अपने एक्सपेंसेस के लिए यानी कि अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते थे, ब्रिटिशर्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, लोगों से टैक्स लेते थे, आज के टाइम में भी लेते हैं वो तो, ठीक है, नॉर्मल बात है। बॉट दी गुड्स दे, पर वो क्या करते थे, वो ज़्यादा अमाउंट में लेते थे। ठीक है, रेवेन्यू टैक्स वगैरह आप इस बुक में पढ़ोगे। बॉट दी गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, यानी कि क्या करते थे, हमारी कंट्री में जो थी चीज़ें मिलती थी अच्छी अच्छी। ठीक है, अब ये अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी इंडिया में, जैसे स्पाइसेस वगैरह चीज़ें जो हैं ये इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं बाकी कंट्रीज़ में। ठीक है, तो ये जो सारी स्पाइसेस वगैरह जो चीज़ें थी हमसे ज़बरदस्ती उगवाते थे, ज़्यादा अमाउंट में उगवाते थे, एंड क्या करते थे, हमसे ज़बरदस्ती वो जो चीज़ें थी हमको मतलब कि ज़बरदस्ती हमसे अपना काम निकलवाते थे, एंड क्या करते थे कि जो हम चीज़ें उगाते थे, जो हम अपनी कंट्री में चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, उनको हमें वो ब्रिटिशर्स को हमें वो चीज़ें क्या करनी पड़ती थी, कम दाम में देनी पड़ती थी। ठीक है, क्योंकि वो हमें बहुत बुरी तरीके से फोर्स करते थे। ठीक है, फिर प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीड फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि क्या करते थे कि वो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो भी क्रॉप्स बनेंगे वो क्या करेंगे, ब्रिटेन वगैरह जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो उनकी कंट्रीज़ हैं, उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा करते थे ब्रिटिशर्स। ओके, क्या करते थे कि इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं क्या करते थे, वो हमसे कम दाम में लेते थे, ज़बरदस्ती वो जो चीज़ें थी कम दाम में लेते थे, एंड अपनी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते थे, उससे उनको पैसे मिल जाते थे, एंड उनके जो कंट्री के लोग थे वो भी खुश हो जाते थे। पर इंडियंस क्या थे, इंडियंस दुखी होते थे बहुत। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दे केम अबाउट एज कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि क्या हुआ कि इसमें ये जो सारी चेंजेस हुए आप देखोगे कि कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ें भी हुई, एंड मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव से, कुछ लोगों के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें जो थी ठीक थी। जैसे हमने पढ़ा, जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल सोचते थे कि ब्रिटिशर्स जो इंडिया पे राज कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उससे इंडियन लोग जो हैं वो खुश होंगे और ज़्यादा मॉडर्न बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें पढ़ोगे। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट इन वैल्यूज़ एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल जो था कौन कौन से चेंजेस लाया हमारे खाने पीने में, टेस्ट में यानी कि खाने पीने हमारे जो क्विजीन है उसमें लेके आया टेस्ट। ठीक है,
मतलब चेंजेस, ठीक है, प्रैक्टिसेस, हम जो चीज़ें फॉलो करते हैं उनमें भी चेंजेस आए। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन, अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये है कॉलोनियल की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये जो सारे चेंजेस आए, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इतने सारे चेंजेस लेके आए, हमारे इंडिया को बिल्कुल ही बदल के रख दिया, एकदम पुअर कर दिया, ठीक है। हम इतने अमीर हुआ करते थे पर हमारी सारे वेल्थ लूट कर चले गए। तो क्या हुआ ये, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू, यानी कि जब एक कंट्री जो है, एक जैसे ब्रिटिशर्स जो थे वो किसी कंट्री से आए थे, ब्रिटेन से, ठीक है। तो जब उन्होंने हमारी इंडिया पर राज किया तो क्या हुआ कि उसमें फिर क्या हुआ, इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस आए, यानी कि राज में चेंजेस आए कि कौन ज़्यादा पावर में रहेगा, कौन ये पूरी कंट्री को संभालेगा, उन चीज़ों में फ़र्क आया। पहले राजा होते थे, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स राज करने लग गए, राजा वगैरह को हरा के, ठीक है। फिर इकोनॉमी में भी चेंज आए, हम इतने अमीर हुआ करते तो उन्होंने हमें गरीब बना दिया। सोशल चेंजेस आए, लोगों के बीच में क्या हुआ, जैसे वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल की मतलब बंगाल का जब उन्होंने पार्टीशन कर दिया तो बांग्लादेश बन गया ईस्ट बंगाल एंड फिर वेस्ट बंगाल। तो ऐसे लोगों के बीच में भी उन्होंने चेंजेस लेके आए, ठीक है। मतलब कि जैसे कल्चर रिलीजन के बीच में वो लोग करके आए कि अगर देखो आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उन्होंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी कि ये जो इंडियन लोग हैं इतने ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, इतनी यूनिटी से रहते हैं सारे रिलीजन के लोग। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए, उनकी यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया उन्होंने, उधर जब वो इंडिया में आया तो उन्होंने काफ़ी सारे उनके बीच में लड़ाई करवाई, उनको भड़काया, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बंगाल का पार्टीशन करवाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने करी ताकि इंडियन लोग जो है उनकी यूनिटी ख़त्म हो जाए, वो वीक बन जाए एंड हम उन पर ईजिली राज कर पाए, उनको हरा के। ऐसे उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। तो क्या हुआ, लोगों के बीच में भी सोशल चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस आए, लोगों के कल्चर रिलीजन चेंज हुए। वी रेफर टू दी प्रोसेस एज कॉलोनियल, यानी कि हम इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर राज कर लेती है और उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस लाती है, इस तरीके के चेंजेस लाती है, उसको कहते हैं कॉलोनाइजेशन, ठीक है। ऐसे समझ में कॉलोनाइजेशन और कॉलोनियल। अभी कॉलोनाइजेशन का मीनिंग आपको समझ में आया। कॉलोनाइजेशन जो है उसी को आप कॉलोनियल से कनेक्ट कर लो, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड, ठीक है, यानी कि जब कॉलोनाइजेशन हुई इंडिया पे तो क्या हुआ, उसको हमने कॉलोनियल पीरियड कहा, ठीक है, मॉडर्न को हटा के। वी विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन द सेम वे। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे और ये भी आप देख पाओगे कि ये जो सारी चीज़ें थी, यानी कि जो पूरा कॉलोनाइजेशन का पीरियड था, ये सभी लोगों का अलग अलग नज़रिया था उनको देखने का। जैसे जेम्स मिल सोचते थे कि अच्छी बात हो रही है, पर इंडियन लोग जो थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो रही थी इस कॉलोनाइजेशन के पीरियड में, ठीक है। तो क्या है कि हर क्लासेस और हर ग्रुप के लोग के देखने का नज़रिया अलग था, ठीक है, उनके सोचने का नज़रिया अलग था, क्या था, उनका एक्सपीरियंस भी अलग अलग थे। यानी कि जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स की ज़िंदगी कॉलोनियल पीरियड में अलग थी, ठीक है। वहीं फार्मर्स जो थे, फार्मर्स बेचारे पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए थे, उन पर क्या हुआ था, वैसे तो जुल्म तो सभी पे हुए थे, पर फार्मर्स जो थे उनको क्या किया गया था, उनको फोर्स किया गया था ज़्यादा अमाउंट में वो करो, ठीक है, बहुत उनसे लेबर लिया जाता था, उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती थी, ठीक है। एंड क्या कहते थे उनको, मतलब इंडियंस को क्या किया, उन्होंने अपने सर्वेंट बना के रख लिया जैसे, ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर हमने क्या किया कि सबको उन्हें हटा के फिर ना हमने हटाया चाहे ना उन्हें कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो हमने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी ब्रिटिशर्स से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है। तो आप ये सही चीज़ें भी देखोगे एंड लोगों के, हाँ, जैसे मैं आपको बताया था कि उनके एक्सपीरियंस अलग थे, यानी कि कॉमन लोग और पुलिसमैन वगैरह, जैसे पुलिसमैन जो थे उनकी ज़िंदगी अलग थी कॉलोनियल पीरियड में, उनके एक्सपीरियंसेस अलग थे। वही फार्मर्स जो थे उन पर इतने जुल्म, उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा लेबर लिया जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती थी और उनको कम दाम में भी बेचनी पड़ती थी, तो उनकी रोटी कहाँ से आएगी, ठीक है। तो क्या है कि सबके एक्सपीरियंस, सब लोगों के एक्सपीरियंस जो थे, सब क्लासेस और ग्रुप्स के, यानी कि ग्रुप ऑफ लोगों के और सभी क्लासेस यानी कि कास्ट के लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं इस कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट इन प्लूरल। अभी आपने ये भी पढ़ा हुआ है 7th क्लास में, 6th क्लास में भी, ठीक है, 6th क्लास में पढ़ा है आपने, ठीक है। तो क्या था कि आपने ये पढ़ा था कि पिछले अपनी हिस्ट्री के बुक्स में कि इस बुक का आवर पास्ट क्यों नेम है, या फिर यानी कि ये जो पास्ट है इसको प्लूरल में पास्ट क्यों लिखा है। वो पास्ट
पास्ट प्लूरल में इसलिए लिखा है क्यों, क्योंकि सबके पास्ट अलग अलग रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलोनियल पीरियड या फिर किसी भी टाइम में हिस्ट्री के पास्ट के किसी भी टाइम में क्या था कि लोगों के एक्सपीरियंस अलग थे, ठीक है। अलग अलग लोग हुआ करते थे, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ करते थे, ठीक है। एक्सपीरियंस यानी कि वो ज़िंदगी कैसे जीते थे, उनकी क्या चीज़ें रही जो उन्होंने देखी और समझी और उन्होंने वो चीज़ जी, ठीक है। एक्सपीरियंस की उन्होंने वो चीज़, ठीक है। तो वो होता है एक्सपीरियंस करना। ओके, तो लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग रहे पास्ट में एंड हर किसी का सेम एक्सपीरियंस नहीं था, हर किसी की ज़िंदगी अलग थी पास्ट में। किसी भी टाइम पीरियड को ले लो, चाहे एंशंट हो, मिडिवल हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो या कॉलोनियल कह लो आप, ठीक है। तो कोई भी हिस्ट्री हो पर उसमें सब लोगों के एक्सपीरियंस सेम नहीं रहे हैं, अलग अलग रहे हैं। किसी ना किसी तरीक़ों में वो सेम हो सकता है, पर सभी के पूरी की पूरी जो पास्ट है वो सेम नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपके और आपके फ्रेंड की ज़िंदगी जो है, जो पहले रही है, क्या वो सेम थी? नहीं हो सकता है। आपका फ्रेंड किसी और स्कूल से आए, उसके कोई और एक्सपीरियंस रहा हो पास्ट में, आप किसी और स्कूल से आए हो तो आपका एक्सपीरियंस अलग रहा हो पास्ट में, ठीक है। तो सबके एक्सपीरियंस अलग होता है, सबका अपना अपना पास्ट होता है, इसलिए आवर पास्ट है, यानी कि सभी लोगों के पास्ट हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आवर पास्ट है। तो वी नो यानी कि हमें कैसे पता चलता है, हिस्टोरियंस को कैसे पता चलता है कि 250 ईयर्स पहले इंडिया में क्या हुआ था, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री 250 ईयर्स पहले क्या थी, कैसे पता चलता है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, पेपर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, कॉइन्स, इन सब चीज़ों से क्या चलता है, हमें पता चलता है चीज़ों का, हिस्ट्री में क्या हुआ था। अब एक और पॉइंट आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि ब्रिटिशर्स कैसे कंट्री पे यानी कि कंट्री को कैसे संभालते थे, वो क्या क्या करते थे कंट्री को चलाने के लिए, कैसे चलाते थे वो कंट्री को, वो उन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कैसे वो कंट्री को चलाते थे ब्रिटिशर्स, उसके बारे में पता करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स यानी कि वो रिकॉर्ड्स, वो इन्फॉर्मेशन जो कि पूरी कंट्री के बारे में रिलेटेड है, यानी कि कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसे ऑफिशियल रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट, यानी कि ब्रिटिशर्स को वो बिलीव रखते थे राइटिंग में, यानी कि वो लिखने में बिलीव रखते थे कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? वो हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट और इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरीके से लिखा करते थे, ठीक है। और एक बार ये सारी चीज़ें लिख ली जाती थी तो उनको फिर आगे चल के प्रॉपर्ली पढ़ा जा सकता था, उन पर चर्चा करी जा सकती थी। इसलिए ब्रिटिशर्स को लगता था कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना और उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपनी नोटबुक में जो मैम नोट्स लिखवाते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लेते हो ताकि आप आगे जाके उसको पढ़ सको एंड उसके बारे में आप अपने दिमाग में डिस्कस कर सको, या फिर किसी और फ्रेंड से आप उसके बारे में डिस्कस कर सको एंड उसको अच्छी तरीके से लर्न कर पाओ, स्टडी कर पाओ, ठीक है। आप इसलिए कॉपी में नोट डाउन करके रखते हो। तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो थे वो भी लिखने में बिलीव रखते थे, वो हर इंस्ट्रक्शन जो चीज़ें होती थी उनको अच्छी तरीके से लिख के अपने पास रखते थे ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे अगर एग्रीमेंट का एक और एग्जाम्पल हो आप, जैसे मैंने किसी से कहा कि अगर मैंने अपना घर आपको बेचा तो मैं अपनी ज़मीन भी आपको दे दूँगी, ठीक है। अगर मैंने ऐसा उसको प्रॉमिस किया है, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर वो क्या करेगा, अपना एग्रीमेंट बना के रख लेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना के रख लेगा कि अच्छा आपने ये कहा था, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ और आप इस पर साइन कर दो। ऐसा होता है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए भी ऐसे ही होता है। तो क्या है कि उसने नोट डाउन कर लिया उस चीज़ को, जो लाइंस मैंने उसको बोली थी, जो प्रॉमिस मैंने उसको किया था, और नीचे मैंने अपने साइन कर दिए, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में जब मैं उसको घर अपना बेचूंगी तो क्या होगा कि मेरे को उसको ज़मीन भी बेचनी पड़ेगी। मैं उसको फिर ये नहीं कह सकती कि मैंने ये कब बोला था, मैंने तो ये बोला ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए लिखना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड ब्रिटिशर्स को भी ऐसे ही फील होता था कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सही चीज़ें लिखी जाती थी अच्छी तरीके से, ठीक है। This conviction produced an administrative culture of memos, noting and reports, यानी कि फिर क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गई लिखना, एंड ये कल्चर में आगे चल के ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि हर चीज़ लिखी जाती थी। मेमोज, जैसे कि क्या कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती थी, ये सही चीज़ें लिखी जाती थी। मेमोज यानी कि इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी। नोटिंग, हर चीज़ को नोट किया जाता था, नोटिंग, ठीक है। रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, ठीक है।
ब्रिटिशर्स के द्वारा। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, यानी कि ब्रिटिशर्स को ये भी लगता था कि हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और हर एक इंपॉर्टेंट लेटर जो है उसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके यानी कि संभाल के रखना ज़रूरी है। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन क्या है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, यानी कि वहाँ पे क्या है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि पुलिस स्टेशन जो है वो क्या है, कंट्री के लिए या फिर एक पर्टिकुलर जगह के लिए, तो क्या है कि वो लोगों के लिए है। आप समझो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, मैं आपको समझाने की जो ट्राई करूँ, आप थोड़ा समझने का ट्राई करना। जैसे पुलिस स्टेशन है, तो पुलिस स्टेशन क्या है, गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड है ना, ठीक है। जो गवर्नमेंट करती है, कंट्री को संभालने का काम करती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के काम से रिलेटेड है पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हुआ। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि हर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर जो है उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है, इसलिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, सपोज पुलिस स्टेशन है, ठीक है, तो पुलिस स्टेशन क्या है, तो पुलिस स्टेशन के साइड में वो क्या कर देते थे, एक रिकॉर्ड रूम सेटअप कर देते थे, यानी कि पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर होंगे वो पुलिस स्टेशन के साइड वाले रिकॉर्ड रूम में, यानी कि जहाँ पे रिकॉर्ड्स जो हैं, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो हैं उनको संभाल के रखा जाता था, उधर संभाल के रखे जाएंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, ठीक है, ये क्या है, द प्रोविशनल सेक्रेटरीज, द लो कोर्ट, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के साइड में ही उसके पास ही एक रिकॉर्ड रूम सेटअप कर देते थे, जहाँ पे उस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और लेटर या फिर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता था, प्रिजर्व करके संभाल के रखा जाता था, ठीक है। तो जैसे कि एक विलेज तहसीलदार का ऑफिस हो गया, ये एक तहसीलदार आप समझते हो ना, विलेज का जो तहसीलदार होता है उसका ऑफिस हो गया, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, क्यों, क्योंकि वो विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से, विलेज के काम काजों से रिलेटेड है, ठीक है। विलेज को संभालने का काम क्या है, विलेज के संभालने के काम से रिलेटेड है तहसीलदार का ऑफिस, इसलिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हुआ, ठीक है। तो विलेज तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टरेट का ऑफिस, ठीक है, कमिश्नर का ऑफिस और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज का ऑफिस, लो कोर्ट्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबका रिकॉर्ड रूम होता था, ठीक है। स्पेशलाइज, जहाँ पे वो अपने सारे जो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स थे वो रखते थे, यानी कि इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है, अब ये समझ लेना, आप दिमाग में बैठा लेना कि रिकॉर्ड्स का मतलब जो भी उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। अब मैं आपने 7th में भी पढ़ा हुआ है ये चीज़ की, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस यानी कि स्पेशल जगह है, जैसे कि आर्काइव्स और म्यूजियम्स जो थे वो भी स्टेब्लिश किए गए, वो भी स्टार्ट किए गए, शुरू किए गए, बनाए गए, कुछ भी कह लो आप, ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जाए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी नई चीज़ें बनाई गई, आर्काइव्स और म्यूजियम्स, ठीक है, साथ साथ में रिकॉर्ड रूम्स भी। तो रिकॉर्ड रूम्स, आर्काइव्स और म्यूजियम्स में क्या थे, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो थे प्रिजर्व करके रखे जाते थे ब्रिटिशर्स के टाइम में, ठीक है, जो उनसे रिलेटेड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन वाले, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है एंड इसका जो नेक्स्ट वाला जो आगे का पोर्शन है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।